पत्र के लिए धन्यवाद। श्रोताओं नमस्कार, पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हैं हम आपके पत्रों के साथ और उन पत्रों के उत्तर लिए हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम। सभी को नमस्कार। सर, ये जो एक हफ्ता बीता है, कई जो कार्यक्रम हमारे श्रोताओं ने सुने हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाई हैं ईमेल पत्रों के माध्यम से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आकांक्षा जी, कुछ हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ बात करना चाहते हैं अपने श्रोताओं से। जी सर। कुछ लोगों को आगाह भी करना चाहते हैं कि जो मौसम चल रहा है बहुत अनुकूल नहीं है हमारे आपके लिए। बारिश का मौसम है, कहीं शीत कहीं गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसमें बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज फैलनी, जैसे कंजक्टिवाइटिस, जो आंखों में एक आंख आ जाना, जो लोकल भाषा में कहते हैं ना जी, आई इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, आई फ्लू भी कह सकते हैं इसको। तो हम सभी लोगों को चाहेंगे कि स्कूल में हो, बच्चे जा रहे हैं, तो जो ये शीत गर्म का इन्फेक्शन और पानी में भीगना, ये इन सबों से बच्चों को बचाना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई तरह की कोई समस्या बच्चों में आती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और ये एक सामान्य सी बात है, हम डॉक्टर तो नहीं, लेकिन एक सुझाव, क्योंकि आप हमारे हैं और हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने सुनने चाहने वाले को स्वस्थ देखना चाहिए। क्यों आकांक्षा? बिल्कुल सर, हम एक ही परिवार के हैं और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी मजा आएगा। और उनको मस्त होने के साथ साथ व्यस्त भी होना चाहिए, तो अब हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कार्यक्रम पत्रों के साथ आगे बढ़ाएं। श्रोताओं से ये बता तो दें कि आज ये जो आपने जानकारी दी कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू, इस पर हम अपने श्रोताओं को डॉक्टर R.P. मौर्य की एक छोटी सी वार्ता भी सुनाएंगे, जिसमें काफी कुछ जानकारी वो हमें देंगे। लेकिन सिलसिला शुरू होगा पत्रों के साथ। अवश्य। गांव परसाटोला, जिला अंबागढ़, चौकी छत्तीसगढ़। हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचिनी, खुमेंद्र और तुषारिणी मसीहा। इन्होंने दिनांक 17 जुलाई को जो कार्यक्रम दिन भर प्रसारित हुए थे, उसकी सविस्तार हमें जानकारी भेजी है जी। खेती की बातें हैं, उसमें मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इन्हें पसंद आया। विचार बिंदु के साथ साथ हम और हमारा स्वास्थ्य, इस कार्यक्रम में हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, इस विषय पर डॉक्टर सिद्धांत से अशोक पांडे की बातचीत थी, जो कोलेस्ट्रॉल और धमनियों में रक्त संचार, इस विषय पर थी सर, और विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा, धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ गुड मॉर्निंग बनारस का जिक्र किया है इन्होंने और युवा वाणी कार्यक्रम का भी जिक्र किया है। तो अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके जो आपने हमारे कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, हम चाहेंगे कि ये पत्र लिखते रहे, और ये छत्तीसगढ़ बहुत दूर से पत्र आया है। अगले पत्र की ओर बढ़ा जाए सर? जरूर। हमारे श्रोता है रतिनाथ त्रिपाठी, कोटवा कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। इन्होंने ये ईमेल हम तक भेजा है। प्रणाम के साथ शिकायत से ही इन्होंने अपने पत्र की शुरुआत की है। स्वागत है, स्वागत है। कृपया आप पत्र के लिए धन्यवाद। जो कार्यक्रम है उसको अपलोड करने में लापरवाही न बरतें। मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी कार्यक्रम तो आप लोग अपलोड कर देते हैं, इसी कार्यक्रम को क्यों नहीं करते। किसी वजह से मैं कार्यक्रम को सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया कार्यक्रम अपलोड किया जाए। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि हम समय से इसको अपलोड कर दें, और अपलोड किया भी जाता है। अब ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में क्यों विलम्ब हो रहा है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस पर गौर करेंगे कि इसको हम समय से अपलोड करा दें। कि बहुत सारे हमारे सुनने वाले जो हमारे श्रोता बंधु हैं वो काम पर रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन अपने एक फुर्सत के क्षण में सुनना चाहते हैं जी। तो ऐसे में इनको जरूर समय से कर देना चाहिए, और हम ये प्रयास करेंगे कि ये शिकायत आपकी दूर हो जाए। साथ ही सर, एक गंभीर शिकायत है इनकी। जरूर। शनिवार 22 जुलाई को सुबह रामचरित मानस कार्यक्रम में पुराना एपिसोड ही दोबारा सुनवा दिया गया। कृपया इस चीज का ध्यान रखें, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे ऐसे हुआ है, और ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि रेडियो इन्हीं सब चीजों के लिए जाना जाता है कि हमारे जो तारतम्यता है, या जो हमारा क्रम है, या जो हमारा टाइम है, या जो हमारे प्रोग्राम का शेड्यूल है, उस समय पर सही जगह पे जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो इसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, और आपने लिखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही सर इन्होंने आगे ये लिखा है, 21 जुलाई को एक ही फिल्म में कमलेश द्वारा फिल्म बेटा के बारे में बताया गया। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा। और 20 जुलाई को एक ही कलाकार में अभिनेता राजेंद्र कुमार के बारे में ये कार्यक्रम किया गया था, वो भी बहुत अच्छा था। बाकी कार्यक्रमों की सराहनीय प्रस्तुति के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बीच में आज से करीब 1 वर्ष पहले जी, जब भारतीय कार्यक्रम हमारे यहाँ से पूर्णतः बंद कर दिया गया और ये हुआ कि नहीं, सिर्फ कुछ ही अवधि के लिए किया जाएगा, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम क्या करें। हमारे श्रोता फिल्म बेस्ड कार्यक्रम नहीं सुन पाते थे, तो इसमें हमने हमारे लिए कहा गया कि क्या बनारस केंद्र नहीं कर सकता है क्या इस तरह के कार्यक्रम। तो हमने कहा नहीं, हमें मौका दिया जाए, हम जरूर करेंगे। तो हमें लगता है कि जो हमने प्रयास किया, जो उसमें कुछ सफलता मिल रही है और लोग, बच्चे जो हमारे प्रस्तुता है वो इसमें मेहनत कर भी रहे हैं। हमारा प्रयास इस तरह जारी रहेगा। तो आप सुनते रहिए, हमें लिख के भेजते रहिए। सर अगले ईमेल की तरफ बढ़ा जाए उससे पहले एक जरूरी जानकारी अपने श्रोताओं को हम देना चाहेंगे। जरूर दीजिए, क्योंकि कुछ हम लोगों की जो शेड्यूल्स हैं उसमें कुछ परिवर्तन हम लोगों ने किया है कि कुछ डिमांड हमारे श्रोताओं की थी, तो उसको ध्यान में रख करके हमने कुछ अपने खास कार्यक्रम में परिवर्तन किया है जो फिल्म बेस्ड हैं। तो हम चाहेंगे कि आकांक्षा उनको आप थोड़ा सा श्रोताओं तक पहुंचाएं। श्रोताओं की पसंद के ये जो खास कार्यक्रम है सर, इनके समय में और दिन में कुछ बदलाव हुए हैं, तो श्रोता कृपया इसे ध्यान से सुने या नोट कर लें। एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब रविवार और शुक्रवार को दोपहर 2:30 इसका प्रसारण समय रहेगा। एक ही कलाकार, इस कार्यक्रम का जो समय है वो है सोमवार को रात 9:30 पर, साथ ही गुरुवार को दोपहर 2:30 पर। ऐसे ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब प्रसारित होगा मंगलवार रात 9:30 पर और बुधवार दोपहर 2:30 पर। बहुत अच्छी जानकारी। कम से कम हमारे श्रोता लोगों को ये पक्का पता लग गया कि क्या परिवर्तन हमने किया है। जी, थोड़े परिवर्तन और हैं सर, उनके बारे में भी बता देते हैं। अच्छा। जैसे कार्यक्रम है आपके पत्र आपके गीत, जिसका समय होगा सोमवार दिन में 11:30 से। साथ ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो भोजपुरी फिल्मी गाने जिसमें बजते हैं व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित, उसका समय है सोमवार दिन में 2:30 पर। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित होता है, हमारे श्रोता उसे सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार के दिन में 11:30 पर। इसी तरह फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो आधारित होता है व्हाट्सएप फरमाइशों पर, उसका समय है और दिन है मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11:30 पर। तो श्रोताओं ने नोट कर लिया होगा कि कौन सा कार्यक्रम कब प्रसारित होगा। हमें लगता है कि कुछ हम लोग गीत सुन लें या कुछ चर्चा कर लें। सर गीत के साथ आगे बढ़ा जाए तो अच्छा लगेगा। चलिए तो सुनते हैं ये गीत। मैं कासे अपने जिया की माई रे, मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की माई रे।
सर, लता जी की गूंजती आवाज और संगीतकार मदन मोहन का संगीत, फिल्म दस्तक का ये गीत अभी हमने अपने श्रोताओं के साथ सुना और हमें लगता है कि श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छी कंपोजिशन है जी। और लता जी का तो खैर जवाब ही नहीं है। अगला पत्र किसका है? जवाब वैसे हमारे श्रोताओं का भी नहीं है सर। अगला पत्र है प्रभाकर विश्वकर्मा का, ग्राम जाफर खानी शेरवा, अदलहाट, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर से। क्या लिखते हैं? प्रभाकर विश्वकर्मा के साथ साथ धवल विश्वकर्मा भी हैं। इनकी जो शिकायत है, आकाशवाणी वाराणसी के उद्घोषकों, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों की सारी मेहनत पर तकनीकी, इंजीनियरिंग और टेक्निकल विभाग पानी फेर देता है। पिछले 15 दिनों से लगभग सभी कार्यक्रमों में 2 से अधिक बार प्रसारण फेल या बंद हो जाता है। श्रोता झुंझलाकर रेडियो स्विच ऑफ कर देते हैं और इस चक्कर में कार्यक्रम निकल जाता है। कृपया पिछले 15 दिनों का रजिस्टर चेक करिए कि कितनी बार आकाशवाणी वाराणसी का प्रसारण फेल या बंद हुआ है। शाम 5 बजे के कार्यक्रम में प्रतिदिन 2 बार प्रसारण फेल या बंद होता है। इस टेक्निकल या तकनीकी कमी को इंजीनियरिंग विभाग से सुधारने की कृपा करें। देखिए, हम आपके पत्र को सराहते हैं और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे की मेहनत बेकार जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आकांक्षा, ये मौसम बरसात का है, मोमेंटरी डिस्टर्बेंस आती है और ऐसे में कभी कभी थंडरिंग भी होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो कभी ये प्रयास नहीं होता कि किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जाए या उसको कहीं से बाधित किया जाए, क्योंकि जब हमारे कार्यक्रम अच्छे होते तो उसको और अच्छे हमारे इंजीनियर भाई करते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे हम देखेंगे कि अगर कभी बार बार नियमित रूप से ऐसे हो रहा तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो कोई जान के ऐसा कुछ करता हो। मुझे लगता है कि ये परिस्थिति जन्य है और ये जो है तो मौसम की वजह से होता होगा, कभी होता होगा तो। और हम सभी का प्रयास होता है कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी कार्यक्रम बनाते हैं श्रोताओं के लिए, वो सभी का प्रयास होता है कि सही ढंग से, उचित ढंग से पूरे श्रोताओं तक पहुंचे और उनको अच्छी क्वालिटी मिले। जी, बिल्कुल सही बात है सर। सर, अगले ईमेल पत्र की ओर बढ़े उससे पहले, जैसा कि आप कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहे थे, कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू बहुत फैल रहा है इन दिनों, तो उस पर डॉक्टर आर.पी. मौर्य क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों की सामान्य परंतु अत्यंत कष्टदायक बीमारी के बारे में, जिसे डॉक्टरी भाषा में कंजक्टिवाइटिस या नेत्र श्लेष्मला का शोथ कहते हैं तथा आम बोलचाल की भाषा में हम इसे आंख आना या आई फ्लू कहते हैं। वास्तव में इस बीमारी में पलकों के आंतरिक सतह तथा नेत्र गोलक के ऊपरी सतह पर चिपकी हुई सफेद झिल्ली, जिसे हम नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टाइवा कहते हैं, उसमें किसी भी कारण से सूजन या शोथ आ जाता है। कंजक्टिवाइटिस कई प्रकार का होता है। पहला, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस यानी संक्रामक नेत्र शोथ। यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया या विषाणु यानी वायरस या फंगस, जिसे हम फफूंदी कहते हैं, उसके संक्रमण के कारण होता है। दूसरा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो वातावरण में पाए जाने वाले धूल, धुआं, फूलों के परागकण, कुछ दवाओं तथा पेट में होने वाली कृमि के कारण हो सकता है या टीबी आदि के जीवाणुओं से उत्पन्न एलर्जिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तीसरा, केमिकल कंजक्टिवाइटिस, जो कि रासायनिक पदार्थ जैसे स्विमिंग पूल में स्नान करने पर क्लोरीन की अधिक मात्रा हो तथा अमोनिया युक्त हेयर डाई के प्रयोग करने या नेल केयर प्रोडक्ट्स, नाखून पे लगाने वाले नेल पॉलिश रिमूवल या निकल युक्त वस्तु जैसे ज्वेलरी, आई लेस कर्लर, मेटल के फ्रेम के प्रयोग से भी होता है। चौथे प्रकार का कंजक्टिवाइटिस चोट जनित नेत्र शोथ, जो मैकेनिकल या थर्मल या विकिरण संबंधित नेत्र चोट के कारण होता है, जैसे वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली इंफ्रारेड, लैब में काम करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क से आंखों में सूजन हो जाती है। इसमें केवल इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तथा परिवार व समाज के कई व्यक्तियों में एक साथ फैलकर महामारी का रूप ले सकता है। विषाणु या जीवाणु जनित संक्रामक नेत्र शोथ मुख्यतः वर्ष में 2 बार अप्रैल से जून तथा अगस्त से अक्टूबर तक होता है। यह मौसम जीवाणुओं एवं विषाणुओं के लिए अनुकूल होता है। उस समय इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। संक्रामक नेत्र शोथ वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु बच्चों
एवं युवाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। आई फ्लू उन क्षेत्र में तेजी से फैलता है जहां गंदगी, प्रदूषण, भीड़ भाड़ अधिक होता है तथा घनी आबादी वाले लोगों में ज्यादा करके मिलता है। कैसे फैलता है आई फ्लू? सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि विषाणु एवं जीवाणु के द्वारा संक्रमित होने वाला नेत्र शोथ ये किसी की आंख को ध्यान से देखने से नहीं होता। यह एक मिथ्य है, ये गलत धारणा है। जीवाणुओं एवं विषाणुओं का संक्रमण मक्खियों द्वारा तथा गंदे हाथ से आंख को रगड़ने तथा उसी हाथ से किसी वस्तु के आदान प्रदान करने से या किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी होता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, रुमाल, चश्मा, साबुन आदि का प्रयोग करने से, एक ही बिस्तर का प्रयोग करने से, सहभोज, चुंबन आदि की क्रिया के दौरान भी संक्रमण हो सकता है। आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं? कंजक्टिवाइटिस के लक्षण उसके प्रकार पर निर्भर करता है। वैसे तो सभी प्रकार के कंजक्टिवाइटिस में आंखों में सूजन के साथ आंख का लाल होना, आंख में दर्द के साथ चुभन, गड़न होने की समस्या रहती है। आंखों से पानी या कीचड़ निकलने लगता है। रोगी तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आंख से गाढ़ा कीचड़ आता है तथा प्रातः सोकर उठने पर पलकें सट या चिपक जाती हैं। जबकि विषाणु जनित कंजक्टिवाइटिस होने पर कीचड़ नहीं आता मगर पानी आता है, आंख में गड़ना और जलन ज्यादा होता है। विषाणु जनित संक्रमण के रोगियों तथा न्यूमोकोकल जीवाणुओं के इन्फेक्शन होने पर आंख में सूजन के साथ साथ रक्तस्राव भी हो सकता है, आंख में ब्लड आ जाता है। कुछ रोगियों में देखा गया है कि संक्रमण के दौरान स्वच्छ पटल यानी कार्निया में भी खरोच या घाव हो सकता है, जिसे हम फ्लोरेसेंट डाई के प्रयोग करके स्लिट लैम्प मशीन से पहचान सकते हैं। स्वच्छ पटल के प्रभावित होने पर रोगी की रोशनी कम हो जाती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में रोगी की आंख में लाली और पानी के साथ साथ तेज खुजली होने लगता है, नाक से पानी आ सकता है और छींक भी आ सकती है। क्या है आई फ्लू का इलाज? वास्तव में वायरस जनित आई फ्लू के रोगियों को दिन में 4 से 5 बार शीतल स्वच्छ जल से आंखों को धोना चाहिए तथा बैक्टीरिया जनित संक्रमण होने पर गुनगुने पानी में एंटीसेप्टिक बोरिक पाउडर डालकर आंखों को कई बार धुलाई करना चाहिए। नेत्र विशेषज्ञ की सलाह से अच्छी क्वालिटी के एंटीबायोटिक, एंटीवायरल तथा डीकंजेस्टेंट ड्रॉप को नियमित डालना चाहिए। साथ में लुब्रिकेंट ड्रॉप का भी प्रयोग करना चाहिए। वायरल कंजक्टिवाइटिस एवं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप, एंटीहिस्टामिनिक ड्रॉप डालने की सलाह दिया जाता है। लेकिन स्टेरॉयड ड्रॉप अगर लंबे समय तक बिना डॉक्टर के परामर्श के डाला जाए तो आंख में मोतियाबिंद होने का, ग्लाकोमा होने का या सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। आई फ्लू के मरीजों को हमेशा काला चश्मा प्रयोग करना चाहिए। यदि कान के पास में सूजन है, दर्द है या कान के सामने गिल्टी निकल आई है तो एंटीबायोटिक खाने के लिए भी दिया जाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि आई फ्लू से कैसे बचें? संक्रमित व्यक्ति को शुरू के 5 दिन तक पूर्ण रूप से आइसोलेशन में रहना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, कॉलेज आदि जगहों पर जाने से बचना चाहिए। स्विमिंग पूल या दूषित जल में स्नान करने से बचना चाहिए। आंखों को गंदे हाथ या अंगुली से नहीं रगड़ना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तु जैसे रुमाल, चश्मा, तौलिया, साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। बिस्तर नहीं शेयर करना चाहिए। हमेशा काला चश्मा लगाएं। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। यदि आंख लाल हो, कोई भी ड्रॉप प्रयोग करने से पहले अपने नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। किस प्रकार का कंजक्टिवाइटिस है इसकी पुष्टि बहुत जरूरी है। कभी भी कोई ड्रॉप दवा की दुकान से या किसी झोला छाप डॉक्टर प्रशिक्षित चिकित्सक से लेकर नहीं डालना चाहिए। 1 माह से पहले खुला हुआ ड्रॉप या दूसरे रोगी द्वारा प्रयोग में लाया गया ड्रॉप कतई यूज न करें। आई फ्लू होने पर घरेलू उपचार तो कतई न करें, जैसे गाय का घी, गुलाब जल, पौधों का रस आदि को कभी आंख में न डालें, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं बना होता है, ये स्टरलाइज नहीं होता है। स्टेरॉयड ड्रॉप का प्रयोग पहले करने से नेत्र चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आंखों की जांच पहले कराएं। किस प्रकार का कंजक्टिवाइटिस है तभी स्टेरॉयड का प्रयोग करें।
इस तरह से सावधानियां रखकर हम आई फ्लू से बच सकते हैं, अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये तो जानकारी हो गई आकांक्षा, लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें और देनी है, क्योंकि हमारे सांसद प्रधानमंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और उसके लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो सांस्कृतिक मूल्यों को बचाना है तो अपने घर, गांव, स्कूल, प्रांत या न्याय स्तर पे या जिला स्तर पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं या जो यूथ हैं या जो हमारे वरिष्ठ जानकार गुणीजन हैं, वो सभी को मौका लेने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल सर, आप बात कर रहे हैं काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में, और सर इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं वाराणसी जिले के जिलाधिकारी श्री एस राजलिंगम। आइए सुनते हैं। नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से सांसद भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये मार्गदर्शन रहता है वाराणसी में ऐसे कुछ नए चीज़ होते रहें। वाराणसी की अगर इतिहास देखा जाए, पहले से एक सेंटर ऑफ लर्निंग भी रहा। ये बहुत कल्चर के मामले में तो बहुत रिच ट्रेडिशन है यहाँ पे, विभिन्न घरानाएँ हैं और अलग अलग जो विद्या है उनके बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ से पूरे विश्व प्रसिद्ध लोग यहाँ पे हैं। कई बड़े बड़े अवार्डीज है इंक्लूडिंग भारत रत्न तक। सो हमने ये इसकी जो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और ऐसे कई टैलेंट्स जो अभी किसी को मंच ना मिलने के कारण एक लोकल एरिया तक जो सीमित हो जाते हैं, सो उनको भी एक मंच देने के उद्देश्य से और इस परंपरा को हमें कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अगर हम संस्कृति की जो अगर कंजर्वेशन की अगर बात करें, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें, ऐसे आयोजन से लोगों के बीच में इसकी प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। सो इस उद्देश्य से हमने इस बार ये सांसद काशी संस्कृति महोत्सव का आयोजन हम लोग अगस्त के 16 तारीख से करने का प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें गांव और नगर के जो भी अलग अलग कैटेगरी, हम 10 साल के ऊपर 3 कैटेगरी में इसको बांटे हैं। सो सभी प्रकार जो टैलेंट है उनके लिए एक मंच, एक अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और पोर्टल अभी 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। सो ऑनलाइन में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जिस स्कूल में जो पढ़ते हैं वहाँ के भी हम लोग नोडल टीचर्स को लगा रखे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर अन्य जो बाहर के भी हैं वो भी हमारे ऑफिसेस में आके आप ऑफलाइन में वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग का भी सुविधा दे रहे हैं। इसमें हम स्पीक मैके और अन्य जो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनके साथ भी हम लोग उनकी भी सहयोग ले रहे हैं। सो कला में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पोर्टल का नाम है काशी सांस्कृतिक महोत्सव .in पे इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। उसमें एक सिंपल सा फॉर्म आपको भरना होगा और इसमें ये भी व्यवस्था रखे हैं कि जो पार्टिसिपेशन के बाद हर पार्टिसिपेंट को इसमें एक सर्टिफिकेट भी ऑनलाइनली जनरेट करने की सुविधा दे रहे हैं, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा ऑनलाइन सर्टिफिकेट का। इसमें पहले मैं आयोजन के बारे में बता देता हूँ। इसमें मात्र बच्चों के लिए नहीं है, इसको जैसे मैंने बोला था, एक तो 10 से 18 साल तक और 18 से 40 साल तक और 40 साल के ऊपर भी, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है आपको किसी भी आपके टैलेंट आपसे जाता तो नहीं है। सो इसलिए हमने 3 कैटेगरी में रखा था। और इसमें जो प्लान ये है जैसे रूरल एरिया, अर्बन एरिया और तीसरा हमने यूनिवर्सिटी कैंपस, इस तरह की 3 कैटेगरी में बांटा है। सो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वो अपना कार्यक्रम करते, फिर हर स्टेज में हमारा जो जूरी है वो सेलेक्ट करके भेजेंगे। अर्बन एरिया में भी हम वार्ड स्तर से इसकी चिन्हीकरण कर रहे हैं। सो वार्ड लेवल पे पहले इनकी चिन्हांकन होगा, फिर उनको जोनल लेवल पे, फिर ये जनपद में आएंगे। इसी प्रकार ग्रामीण स्तर में भी 3 लेवल की हैं। सो तीसरे लेवल जनपद है। सो जनपद में जब आएंगे, एक तो उनको और उनके जो इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े नाम हैं, कई सारे वाराणसी के ही हैं और बाहर के भी हैं, उनको भी निमंत्रण किया जाएगा और यहाँ पे एक बहुत मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का है और उन सबको ये पुरस्कार का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी एक सर्टिफिकेट देने का भी हम लोग प्रोविज़न रखे हैं, ताकि उनकी मनोबल बढ़े और एक उनको रिकॉग्निशन मिले। सर, ये जो मंच मिलेगा नई प्रतिभाओं को उभरने के लिए, तो कई जो छुपी प्रतिभाएं हैं वो भी उभर कर सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक। इस
कार्यक्रमों का आनंद उठाएं। आनंद ऐसे उठा सकते हैं कि आप भाग लीजिए। तो आप लोग उसको जानिए, समझिए और उसके लिए लग जाइए और तैयारी में भी। जी बिल्कुल सही बात है सर। और इसके बाद अगले ईमेल पत्र की ओर बढ़ा जाए। जरूर। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल ये ईमेल भेज रहे हैं। 25 जून को आरोग्यम कार्यक्रम में योग गुरु राजकुमार मिश्रा से पांडुरंग पुराणिक की बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। इसके लिए डॉक्टर साहब और पांडुरंग जी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही 25 जून को ही आज इतवार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी जो इन्हें बहुत रोचक लगी, भरपूर मनोरंजन हुआ। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता तथा कलाकारों को हार्दिक बधाई। 29 जून को प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो ललिता शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। साथ ही 9 जुलाई को आज इतवार है के अंतर्गत मधुर श्रीवास्तव की लिखी झलकी ये भी खूब रही, ये सुनी, जो हम लोगों को बेहद पसंद आई। बहुत बधाइयाँ लगातार मिल रही है। आकांक्षा जी, क्या बात है, हम तो बहुत खुश हो गए। चलो कम से कम कुछ तो बधाई मिली हम लोगों को। शिकायती पिटारा हमने पहले ही खोल दिया था ना। तो हम चाहेंगे कि बधाई हमारे जो है प्रस्तुतकर्ता तक कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच रही होगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि और बधाइयाँ हमको मिले। तो सर, ये आज के पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आखिरी ईमेल था। श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना ये कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पत्र बहुत कम आए, पत्र बहुत कम है, लेकिन हम लोग बात भी ज्यादा कर लेते हैं। क्या मुझे समझ नहीं आती ये बात, लेकिन फिर भी इसी बहाने हम आपसे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, ये आपके पत्र से पता लगेगा। हाँ, और पत्र लिखने के लिए हमारा ईमेल आईडी है pkldair varanasi@gmail.com। तो आपके ईमेल पत्रों का हमें रहेगा इंतजार। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। सभी को आकांक्षा सिंह और राजेश कुमार गौतम को नमस्कार। पत्र के लिए धन्यवाद।